साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज साइबर अपराध की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसका पूरा किरदार एक एक वाकया हकीकत है, जिसको अशोक कुमार आईपीएस ने अपने इस किताब में लिखा है, जिसका नाम है साइबर एनकाउंटर्स। इस किताब में, जिसकी भूमिका में अमिताभ बच्चन ने लिखी है, इस किताब में अशोक कुमार जी ने चुनिंदा 12 ऐसी कहानियां लिखी हैं, सच्ची कहानियां, जो आपको आगाह करती हैं कि किस तरीके से आप साइबर अपराधियों से बच सकते हैं और किस तरीके से साइबर अपराधी आपको अपना शिकार बनाते हैं। तो आज इसी अशोक कुमार आईपीएस जो हैं, उनकी किताब है साइबर एनकाउंटर्स। इसकी जो पहली कहानी है, जिसका नाम उन्होंने लिखा है विष कन्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हर उम्र के लोगों के लिए उतनी ही इत्तेफाक रखने वाली कहानी है। जो आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर चलते चले जाएंगे, आपको ये कहानी एकदम सही और सटीक लगेगी। कैसे एक 65 साल के व्यक्ति को एक लड़की फंसाती है और फिर उसके अकाउंट से 1, 2, 10, 20, 50 लाख नहीं, बल्कि जीवन भर की पूंजी करीब 97 लाख रुपए उड़ा देती है। इस कहानी के तमाम किरदार और पात्र, उनके नाम बदल दिए गए हैं, जगहें बदल दी गई हैं, क्योंकि जिससे उस व्यक्ति की जो गोपनीयता है उसको बरकरार रखी जा सके। लेकिन कहानी एकदम सही और सच्ची घटना है। शुरुआत होती है अजय नाम के एक व्यक्ति की, जो कि सेना में थे, बहुत अच्छे पद पर थे, रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद देहरादून के ही रहने वाले थे और देहरादून में ही उन्होंने घर बना रखा था, देहरादून में ही रह रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक बेटा भी था, बहुत अच्छा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार, सब कुछ ठीक था। पत्नी बहुत प्यारी सी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन उम्र के 61-62 वाले पड़ाव पे आते आते पत्नी को कैंसर हुआ। अब वो कैंसर हुआ तो कैंसर का जब इलाज शुरू हुआ तो पता चला कैंसर जो है वो 3rd स्टेज का है। अब ये बात वो पत्नी को भी नहीं बता सकते थे, बच्चे से भी ठीक से नहीं शेयर कर सकते थे, लेकिन ये बात वो अपने अंदर रखे हुए थे और बहुत परेशान रह रहे थे। इसी दौरान चूंकि इसके लिए दिल्ली आना पड़ता था, तो उन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट भी खरीद लिया। रोहिणी में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा, वहाँ रहने लगे और पत्नी का जी जान से इलाज कराया। अनफॉर्चुनेटली पत्नी बच नहीं पाई और सब कुछ होते हुए भी पत्नी गुजर गई। पत्नी के गुजर जाने की जो कसमसाहट थी, उनके अंदर जो वो खालीपन था, वो अजय के अंदर बहुत बुरी तरीके से भर गया था। 65 के आसपास की उम्र हो चली थी और बेटे ने कहा कि भाई, उनकी शादी हो गई थी बेटे की। बेटे ने कहा कि आप हमारे साथ मुंबई चलिए, हमारे साथ रहिए। पिता ने मना कर दिया। पिता ने कहा मुंबई नहीं जाना है, यहीं रहना है, देहरादून में ही यादें बसी हुई हैं, यहीं पैदा हुआ, अब उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, बेटा यहीं रहने दो। बहुत अच्छी दोस्ती थी पिता पुत्र में, सब कुछ ठीक था, ठीक चल रहा था। अब पापा का खालीपन है वो बेटा समझ सकता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इस बीच उसने क्या किया, उसने जो गैजेट्स होते हैं, जैसे फेसबुक चलाना सिखा दिया, कुछ और जो है उस समय जो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप किस तरीके से, ये सब उनको आता था। फेसबुक पे अकाउंट नहीं था, वो बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो वो इससे उनकी रोज़ बातचीत होती रहती थी, चैटिंग होती रहती थी, चीज़ें चलती रहती थी। एक दिन बच्चा जो है वो चूंकि चला गया मुंबई के बाद उसकी प्रमोशन की बात आई और प्रमोशन हुआ तो वो पुणे चला गया और पुणे में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, इस वजह रोज़ कॉल नहीं कर पाता था। इधर अजय अकेला, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने फेसबुक पे ज़्यादा टाइम बिताना शुरू किया। एक दिन उनके पास एक मैसेज आया। वो मैसेज एक रिटायर्ड मेजर, ऐसा उस तरफ से बताया गया कि वो 60-62 ईयर्स की एक लेडी हैं जो कि रिटायर्ड मेजर हैं। वो उनका मैसेज, तो बातचीत हुई दोनों लोगों के बीच में, वो फेसबुक पे ही, उसके दोनों एक्सेप्ट हो गया। अब बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ बात होती थी। पता चला कि वो भी देहरादून की रहने वाली हैं। ये तो और अच्छी बात है। उन्होंने कहा मिलिए। हम मिल नहीं सकते क्योंकि मैं अभी लंदन में हूँ। मेरे जो चाचा हैं वो, चूँकि उनका तबीयत ख़राब है, सब कुछ मैं ही देख रही हूँ यहाँ पे उनके लिए, क्योंकि कोई है नहीं संतान, माँ बाप मेरे हैं नहीं, तो मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ और इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। ठीक है भाई।
अब ये बातचीत जो चल रही थी, इस बातचीत में अजय को रस आने लगा, क्योंकि उनकी एक हम उम्र महिला मिल गई जो उनसे ऐसी बातें करती थी जो बातें वो शेयर करना चाहते थे बातचीत में। उनके पास भी टाइम था, इनके पास भी टाइम था, दोनों लोग खूब टाइम बिताते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 4-6 महीने बाद उस महिला का मैसेज आया कि भाई ऐसा है, मेरे चाचा जी का देहांत हो गया है और आई एम सो डिप्रेस्ड। ये सुन के भाई अजय को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि क्या हो गया भाई, क्या कैसे? तो उन्होंने बताया कि चाचा हमारे जो है, आपको बताया था ये वो। फिर 3-4 दिन तक कॉल नहीं आई, चौथे दिन कॉल आई तो उन्होंने सांत्वना व्यक्त करी और उन्होंने बताया कि भाई क्या दिक्कत हो गई, कैसे गुजरे। क्या वो सब तो ठीक है, गुजर गए हैं, लेकिन अब इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जो इन्होंने मेरे नाम कर रखी हैं। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है बेच इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना बाकी है। उसके लिए मुझे इंडिया आना है और मैं इंडिया आ रही हूँ, आपसे मिलती हूँ। ये बात सुन के अजय को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों से बात हो रही थी भाई, अब इंडिया आके मुलाकात भी हो जाती। तो वो उस मुलाकात का इंतज़ार करने लगे। उसने टिकट भेजा, ब्रिटिश एयरवेज का टिकट और ये सब उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा, फोटो दिखाई, और ये देहरादून से दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंच गया, वहां उनको लेने के लिए पहुंच गया। जब वहां बहुत देर तक इंतजार करते रहे, फ्लाइट नंबर देखा, आई गई 1-2 घंटे हो गए, फोन मिला रहे थे, फोन नहीं मिल रहा था। 2 घंटे बाद फोन मिला तो पता चला भैया ऐसा है, हमको कस्टम वालों ने अंदर ही पकड़ लिया है, मेरे ऊपर बहुत सारे गहने वहने थे इसलिए उन्होंने हमको डिटेन कर लिया है, आप जो है थोड़ी देर रुको, परेशान मत होना। लेकिन मेरा चूंकि अकाउंट जो है इन्होंने वहाँ वाला वो हो रखा है, यहाँ जो मेरे पास पैसे हो जैसे थे इन्होंने ले लिए हैं। 5 लाख रुपए की एक बॉन्ड जमा करना है, प्लीज़ आप जो है ये कर दो, उसके बाद फिर मैं बाहर निकलती हूँ, आपसे मुलाकात करती हूँ और मैं आपको दे दूँगी। अजय ने आनंद फानंद में जिस नंबर पर उसने बोला था 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट। ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने बोला कि पहले पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, आप आओ बाहर आओ, एयरपोर्ट से बाहर आओ। नहीं, अभी तो इन्होंने डिटेन करके रखा हुआ है, ये कह रहे हैं अभी आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा। 20 मिनट बाद फिर फ़ोन आता है और पता लगता है कि कोई एक अथॉरिटी का बंदा फ़ोन कर रहा है और कह रहा है अजय से कि भाई ऐसा है, ये जो महिला है इनके साथ में काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं, काफ़ी सोना ये वो लेकर आई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत दिक्कत में हैं, आप इसके लिए इनकी ज़मानत के लिए 20 लाख रुपए का जो है वो भरना पड़ेगा, ज़मानत भरनी पड़ेगी, तब ये निकल सकती है। ये सुनकर अजय चौंके, लेकिन क्या करते, प्रेम में फंसे हुए थे। उन्होंने क्या किया, 20 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। 20 लाख ट्रांसफ़र किया, उसको बुलाया, आ जाओ बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, मैंने पैसे जमा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर आओ, मिलते हैं, हम लोग बात करेंगे। वो महिला कहती है कि भाई देखिए, हमको शाम को 7-8 घंटे बाद कहती है कि देखिए मुझे निकलने नहीं देना है, मैं यहीं से वापस जा रही हूँ और मैं लंदन पहुँच के सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेशन ये सब जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको भेज दूँगी, आप देख लेना, मैं उसके बाद आ जाऊँगी आपके पास रुक के सारा काम करवा दूँगी, तब तक मुझे नहीं निकलने देना तो मैं वापस चली जा रही हूँ। और वो वापस चली गई। अजय की जेब से 25 लाख रुपए जा चुका था। समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। फिर फोन पे जब बात होती थी तो फोन पे एक बार फिर से बात हुई तो पता चला कि भाई वहाँ की चूंकि प्रॉपर्टी अभी सेल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लायबिलिटीज़ हैं जिसको निकालना है, ये करना है, वो करना है, बातचीत होती रही। अजय इधर से थोड़ा बहुत पैसा ट्रांसफ़र करते रहे, उधर से मामला जो है क्या नाम है फ़ोन पे चीज़ें होती रही। अब ये होते होते करीब 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद अजय को अचानक ये लगा कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। उनके अकाउंट से 97 लाख रुपए जा चुके थे और जिस लड़की से वो बात कर रहे थे, चांदनी नाम की, उसका उन्होंने एक बार भी साक्षात रूप नहीं देखा था। सिर्फ फेसबुक पे एक आभासी दुनिया पे वो लड़की दिख रही थी और कहीं नहीं दिख रही थी। जब ये बात उनके दिमाग में घुसी, तुरंत उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया। बेटा घर आया और वो बेटे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बेटे ने कुछ नहीं देखा और तुरंत उसने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद वहाँ पे जो साइबर क्राइम के जो इंस्पेक्टर थे हरीश, उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली इस केस को ऑब्जर्व किया और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए उन्होंने इस पूरे केस को सॉल्व किया। इस केस के पीछे बैठा हुआ हर मास्टरमाइंड हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में बैठा हुआ था। कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश में, कुछ लोग गाजियाबाद में, कुछ लोग मेरठ में, कुछ लोग वहीं देहरादून में। ये सब पूरा गैंग था जो कि कड़ी दर कड़ी मिलता गया और हरीश जी ने इन कड़ियों को मिलाने के लिए मोबाइल का जो नंबर है वो, और जो ट्रांजैक्शंस हुए थे वो,
और जहाँ जहाँ से इनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, फेसबुक से जो बातचीत हो रही थी उसके URL लिंक्स और इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू ये सारे मकड़ जाल को एक दूसरे के साथ जोड़ा, बुना और पता चल गया कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ है। कुछ लोगों को हिमाचल से गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को गाजियाबाद से पकड़ा गया और इस तरीके से इस पूरे मकड़ जाल में से 97 लाख रुपए जो लूटे गए थे अजय से, वो 97 लाख रुपए में से कुछ लाख रुपयों की ही रिकवरी हो पाई, बाकी ये लोग खर्च कर चुके थे। और इस कहानी के साथ में अजय ने साफ साफ बोला है कि हरीश जी ने बोला अजय से, और जो अशोक सर हैं IPS जिन्होंने एक कहानी लिखी जिनके अंडर में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उन्होंने भी लास्ट में लिखा है कि आप कभी भी इंटरनेट की आभासी दुनिया पे जो चेहरे दिखते हैं ना, उन चेहरों को देख के उस पर भरोसा मत कीजिए। वो चेहरे दिखते बहुत सुंदर हैं लेकिन उनके पीछे का जो कृत्य होता है, जो काम होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। ये उस विषकन्या की कहानी थी जिसने अजय की जिंदगी भर की कमाई और इज्जत दोनों ले डूबी थी। 97 लाख रुपए उस 65 साल के बुजुर्ग से लूट लिए गए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार था और उसको कोई बात करने के लिए चाहिए था। मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि हमेशा साइबर, खास तौर पे इंटरनेट की आभासी दुनिया पे जब भी कुछ कीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यही एक तरीका है अपने आप को बचाने का। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपको अशोक सर को अगर कुछ कहना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कह सकते हैं, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा। और साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हर कहानी एक सबक देकर जाएगी। जय हिंद।